ओके, क्लियर है। आज के सेशन का पहला प्रश्न क्या है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग ड्यूरिंग रिटेनिंग द डेटा, डेटा को रिटेन करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैंने कहा दोस्तों, मेमोरी का नाम सुना है आप लोगों ने कंप्यूटर में। मेमोरी का मतलब क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन को या डेटा को स्टोर करता है। मेमोरी दो प्रकार का होता है, एक तो प्राइमरी होता है, एक तो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी का मतलब होता है जो जैसे आपका रैम, रोम, कैश मेमोरी, रजिस्टर, ये सारे प्राइमरी के मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम लोग क्या 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 बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग सेमी कंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वो क्या होता है, तो आपका जो हार्ड डिस्क है, जो फ्लॉपी डिस्क है, जो सीडी है, डीवीडी है, बीआरडी है, एचवीडी, सब सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में जो रैम होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जो रैम होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और रैम के बेसिकली दो टाइप होते हैं, टाइप तो और होते हैं, दो टाइप होते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, डायनेमिक रैम किससे मिलकर बना होता है, तो जो डायनेमिक रैम होता है वो मिलकर बना होता है दोस्तों किससे, कैपेसिटर से, कैपेसिटर से मिलकर बना होता है। और जो स्टैटिक रैम होता है इसे बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किससे मिलकर बना होता है, ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। तो नो नीड टू रिफ्रेश, नो नीड टू रिफ्रेश किसे, नो नीड टू, मैंने अभी बताया आपको, नो नीड टू रिफ्रेश किसे, स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, रिपीट कर दे रहा हूं। और डायनेमिक रैम को नीड टू रिफ्रेश, रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अभी मैंने देखा क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया किसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ठीक है जी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, जो आपका रोम होता है या ईपी रोम आपका फ्लैश मेमोरी कहलाता है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी की दोस्तों अगर हम बात करें तो एक्चुअली कोई ऐसा मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करता है, एक इल्यूजन होता है। जब हार्ड डिस्क का छोटा सा पार्ट हम एज अ रैम यूज करते हैं उसे वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। स्टैटिक रैम मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। चलिए, पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कोई डाउट यहाँ से ना हो, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, रैम इन इट्स कमर्शियल फॉर्म्स इज अवेलेबल एज, आपको बताना है रैम जो होता है अपने व्यावसायिक रूपों में किस प्रकार से उपलब्ध है। क्या वो SI के फॉर्म में उपलब्ध है, DIM के फॉर्म में उपलब्ध है, या बोथ के फॉर्म में उपलब्ध है, TIM के फॉर्म में उपलब्ध है। रैम मैंने कहा आपसे क्या, रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, हमारे कंप्यूटर का वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसी को अस्थायी मेमोरी के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है, अस्थायी। दोस्तों SIM का मतलब होता है सिंगल इन लाइन, सिंगल इन लाइन, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। और DIM का मतलब होता है डुअल इन लाइन, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो दोनों आंसर हो जाएगा आपका, आपका सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल भी होता है और आपका डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल भी होता है। बोलो क्लियर है, बराबर है। मेरी आवाज तो प्रॉपर जा रही है ना, मैं देख पा रहा था, सामने मेरे डिस्प्ले नहीं हो रहा था प्रॉपर तरीके से, इसलिए मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है प्रॉपर तरीके से आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, प्रॉपर मेरी आवाज आप तक जा रही है, प्रॉपर वीडियो आप तक जा रहा है ना, आप प्रॉपर चीजों को समझ पा रहे हैं, कोई समस्या आपको नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आप कि हाँ सर जो है कोई समस्या है या एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। मॉडेम क्या होता है दोस्तों, मॉडेम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। मॉडेम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मॉडेम सप्लाई डीसी पावर या DC टू DC कन्वर्जन या AC टू DC कन्वर्जन या मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। तो देखो नाम से पता है मॉडेम, मॉडेम क्या होता है, मॉडेम एक डिवाइस होता है, हार्डवेयर डिवाइस होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म जो इसका होता है वो मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर, ठीक है, एंड डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। अब सर ये बताइए, ये मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर काम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने काम करता है मॉडेम। तो आंसर मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, यानी कि जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाए और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाए तो प्रोसेस हमारा जो होता है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन कहलाता है, और जिसके द्वारा ये होता है उसे मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर कहते हैं,
ठीक है, यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना एक काम होता है। एक्चुअली आपको पता है कि जैसे हम लोग सिस्टम से इंटरेक्ट होते हैं, सिस्टम हमारा क्या समझता है, सिस्टम हमारा समझता है डिजिटल फॉर्म, डिजिटल रूप, 0-1 का फॉर्म। हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं एनालॉग फॉर्म, हम डिजिटल नहीं समझते हैं, हम और आप। तो जैसे जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप बात करते हो किसी से, तो आप जिस फॉर्म में बात करते हो, जैसे आप मुझसे कुछ बोल रहे हो, मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, तो हमारी बातें आप समझ पा रहे हो, आपकी बातें हम समझ पा रहे हैं। तो जो बात है वो आप तक कौन ले जा रहा है, मतलब मेरी जो आवाज है आप तक कौन ले जा रहा है, वो होता नहीं कि साउंड वेव के फॉर्म में जा रहा है, एक एनालॉग फॉर्म है, क्योंकि आप उसी फॉर्म में समझ पा रहे हैं। लेकिन डिजिटल जो होता है, डेटा जो होता है, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है या डिजिटल फॉर्म जो होता है, वो एनालॉग को नहीं समझता है। तो हमारा जो मॉडेम होता है, मॉडेम 2 प्रकार का बेसिकली होता है, एक इंटरनल मॉडेम होता है और एक एक्सटर्नल मॉडेम होता है। इंटरनल मॉडेम क्या होता है, वो सिस्टम बाय डिफॉल्ट लगा होता है। जैसे आपका जब कंप्यूटर खरीद के लाते हो या आप स्मार्टफोन या डिवाइस को खरीद कर लाते हो आप, जिसमें इंटरनेट यूज कर सकते हो आप, तो जो पहले से बाय डिफॉल्ट मॉडेम लगा हो उसे बोलते हैं इंटरनल मॉडेम। और बाहर का मतलब कि हम बाहर से भी मॉडेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल 2 प्रकार के मॉडेम होते हैं और एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने मॉडेम का काम होता है। ये नोट कर लीजिएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। द एक्रोनम फॉर मैक इज, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक का पूरा नाम बताइए क्या होता है। सभी लोग आंसर देंगे, मैक का पूरा नाम बताएं क्या होता है। जितने हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं सभी लोग बताएंगे मैक का पूरा नाम। देखो दोस्तों, कंप्यूटर में मैक का 2 मतलब होता है। अगर एक मैक हमारा जो होता है वो तो ओएस होता है, आपको पता होगा, एक मैक तो हमारा ओएस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, मैकिन्टोश ओएस। किस कंपनी का है, तो एप्पल कंपनी का है। लेकिन बात यहां पे इसकी नहीं हो रही साहब, बात यहां पे मैक एड्रेस की हो रही है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा। मैक एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। एक्चुअली जैसे आपको पता है कि जैसे आपका एड्रेस होता है, आपका पता होता है, हमारा एड्रेस है, वैसे ही इंटरनेट पे जब हम काम करते हैं तो हमारे डिवाइस का भी एड्रेस होता है, कंप्यूटर का भी एड्रेस होता है। जब कंप्यूटर बनाया जा रहा होता है ना, उस दौरान, यानी कि आप बोलेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो परमानेंट कोड या परमानेंट नंबर असाइन किया जाता है एनआईसी पर। कहां पर, एनआईसी पर। एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जितना मैं बोल रहा हूं सब आप पेन डाउन करिएगा अच्छे से। एनआईसी का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसी को हम लैन कार्ड के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा ये मैक एड्रेस होता है ना, ये इसी एनआईसी पर असाइन किया जाता है। तो मैक एड्रेस जो होता है इसे हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं, इसे फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपके घर का एड्रेस है, आपका बर्थ प्लेस है, तो आपका बर्थ प्लेस कभी चेंज हो सकता है क्या। जैसे मेरा बर्थ प्लेस अयोध्या में है और मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं कभी भी, लेकिन जो मेरा बर्थ प्लेस है वो अयोध्या ही रहेगा ना, वो तो चेंज कभी नहीं होगा। लेकिन एक होता है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस। जैसे आज मैं, मेरा ऑफिस कहीं पर पढ़ा रहा हूं मैं, फिर मैं कल यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा, ये कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है, जो कि पत्राचार का पता है कि चेंज होता रहता है। तो इससे समझ में क्या आया आपको कि आपका जो अस्थायी पता होता है, घर का बर्थ प्लेस होता है, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन आपका जो पत्राचार वाला पता होता है, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस होता है, वो चेंज होता रहता है। आज आपका पोस्टिंग आपकी कहीं और है, कल पोस्टिंग कहीं और हो जाएगी। वैसे ही कंप्यूटर में मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट आता है। मैं ही समझाना चाह रहा हूँ आपको, कंप्यूटर में मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट आता है। मैक एड्रेस वो एड्रेस होता है जो फिजिकल एड्रेस होता है, हार्डवेयर एड्रेस होता है, परमानेंट एड्रेस होता है, आप डिलीट नहीं कर सकते। आईपी एड्रेस वो एड्रेस होता है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जो कि लॉजिकल एड्रेस होता है, सॉफ्टवेयर एड्रेस होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो मैक एड्रेस है इसको हम किस किस नाम से जानते हैं, मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं और मैक एड्रेस को हम हार्डवेयर एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी, हार्डवेयर एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। और मैक एड्रेस को हम BIA भी कहते हैं। BIA का मतलब क्या होता है, बर्न इन एड्रेस, बर्न इन एड्रेस। BIA का मतलब बर्न इन एड्रेस। और आपको पता है जो मैक एड्रेस होता है दोस्तों, अगर इसकी बात करें हम, ये 48 बिट का होता है, यानी कि 6 बाइट का होता है, 6 बाइट का होता है, 48 बिट या 6 बाइट का होता है ना। जैसे 1 बाइट में कितने बिट, तो 1 बाइट में 8 बिट, 6 बाइट में कितने बिट, 6 बाइट में 48 बिट, 48 बिट। तो अच्छे खासे क्वेश्चंस मैक एड्रेस से हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बोलो आ गया, थम्स अप दिखाओ और आगे बढ़ते हैं, पक्का ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। डीवीडी स्टैंड्स फॉर, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर, आसान सा क्वेश्चन आप लेकर आ गए, कोई बात नहीं। हमारे सेशन में
हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इजी, मॉडरेट और टफ, यानी कि जैसे आपका एग्जाम होता है उसी एग्जाम के लेवल का मैं आपको यहाँ पर पेपर जो है बनाकर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। डीवीडी का मतलब क्या होता है? डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, वर्सटाइल डिस्क, ये डीवीडी होता है। आपने वैसे तो फुल फॉर्म में लिखा होगा, आपने जो है ऑप्टिकल डिस्क के बारे में सुना होगा, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के बारे में सुना आपने, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के बारे में। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को हम ओडीडी के नाम से जानते हैं, ओडीडी। ये हमारा कितना होता है? सीडी नाम सुना है आपने? सीडी। आपने डीवीडी का नाम सुना है? बिल्कुल, अभी बात कर। आपने बीआरडी का नाम सुना है? आपने एचवीडी का नाम सुना है? तो ये होता क्या है? सीडी जो होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीडी की क्षमता जो होती है स्टोर करने की 700 MB मेगाबाइट होती है अप्रॉक्स, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की जो एक स्टैंडर्ड कैपेसिटी होती है वो 4.7 GB गीगाबाइट होती है। बीआरडी की 50 से 100 GB की स्टैंडर्ड कैपेसिटी है भैया, और एचवीडी की 6 टेराबाइट होती है कि स्टैंडर्ड कैपेसिटी, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये आपका ऑप्टिकल डिस्क होता है। क्या होता है माय फ्रेंड्स? ऑप्टिकल डिस्क। एक प्रश्न और आता है हमारे एग्जाम में कि सीडी या डीवीडी या बीआरडी को या जो ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को हम किस फॉर्म में रीड राइट कर सकते हैं? तो दोस्तों इसमें लेजर टेक्निक यूज होता है, लेजर टेक्निक यूज होता है डेटा को रीड राइट करने के लिए। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क विल बी करेक्ट आंसर। कहीं कहीं डिजिटल वीडियो डिस्क भी आपको दिख जाएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क नहीं होता बल्कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। समझ में आ गया? अच्छा लगा? पक्का ना? तो लाइक शेयर कौन करेगा? बोलो, आप ही करेंगे ना? चलिए, बहुत बढ़िया। Which of the following is a CPU device, GUI डिवाइस, सॉरी क्या देख रहा हूं मैं, इनमें से कौन सा GUI डिवाइस है? दिए गए विकल्प में कौन सा GUI डिवाइस है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, इनोसेंट गर्ल जी, संतोष कुमार जी, प्रेम कुमार जी, सभी लोग यहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। GUI डिवाइस कौन सा है? अच्छा, GUI क्या होता है साहब, है ना? GUI देखो, GUI का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना? GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं, यहां पे जो हमारा ये इन्वायरमेंट होता है ऑनलाइन, अगर हम बात करें, है ना, हम लोग जो सिस्टम पे काम करते हैं, दो प्रकार से हमको इन्वायरमेंट मिलता है। दो प्रकार का इन्वायरमेंट कौन कौन सा होता है? एक तो GUI हो गया, एक CUI होता है, CUI होता है, या इसे CLI के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग CLI भी कहते हैं। CUI मतलब होता है कैरेक्टर, नोट कर लीजिएगा आप लोग, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या इसे हम लोग CLI, एक ही चीज होता है लेकिन फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे आज के टाइम में आप जो काम कर रहे हो ना, ये आज के टाइम में जो आप काम कर रहे हो, वो लोग कैसा काम कर रहे हो? आप काम कर रहे हो GUI पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। आपको माउस, आपको जो है कीबोर्ड से क्लिक करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या आप, सॉरी, कीबोर्ड टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती, क्लिक करने की बात कर रहा हूँ मैं। माउस से क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से टाइप करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए प्रोग्राम ओपन करना है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये आप देखिए, आपको जो है प्रोग्राम ओपन करना है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको आइकन दिख रहा है। हम किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए PDF पे क्लिक किए, PDF देखिए ओपन हो गया, ये PDF ओपन हो गया, है ना। मतलब कहने का आशय क्या है? कहने का दोस्तों आशय ये है हमारा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज का जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। कौन सा इंटरफेस है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। पहले हम जब काम करते थे तो पहले का एनवायरनमेंट इस तरह होता था। पहले का एनवायरनमेंट CMD टाइप किया मैंने। ये जो आप देख रहे हो ब्लैक विंडो, ये पहले का एनवायरनमेंट था। यहाँ पे हम कीबोर्ड के माध्यम से काम करते हैं, इसे बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब कि CUI या CLI एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां पे हम टाइप करके काम करते हैं। किससे? टाइप करके, ठीक है जी। तो जैसे अब हमें बाहर आना है तो एग्जिट कमांड लिखा, एग्जिट लिख के मैंने एंटर मार दिया, मैं बाहर आ गया। सारा काम कमांड पे होता है। तो वही मैं डिटेल में आपको समझाना चाह रहा हूं कि बात किसी कर रहा है। तो भैया जो हमारा ये माउस होता है, ये GUI डिवाइस होता है ना। कौन सा? नहीं, एक मिनट, इनमें से कौन सा GUI डिवाइस है? हाँ ठीक है, माउस जो होता है हमारा वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिवाइस होता है, जहां पे हम माउस से क्या 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 कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं, माउस का यूज क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। Which of the following is the lowest in memory hierarchy? मेमोरी हायरार्की के बारे में अभी बता रहा हूं आपको आगे। मेमोरी का पदानुक्रम होता है, मेमोरी के पदानुक्रम में सबसे लोएस्ट कौन होता है? अब यहाँ पूछ लिया लोएस्ट कौन होता है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि सबसे हाईएस्ट कौन होता है
है ना, ऐसे कि मेमोरी का एक हायरार्की होता है, उस मेमोरी हायरार्की में सबसे टॉप पे कौन होता है, हाईएस्ट कौन होता है, लोएस्ट कौन होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये मेमोरी का एक हायरार्की है। सबसे टॉप पे कौन है, सबसे टॉप पे है रजिस्टर, सबसे टॉप पे कौन है, रजिस्टर है। ठीक है जी, सबसे टॉप पे रजिस्टर है नंबर 1 पे। फिर कैश मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी है, फिर मैग्नेटिक डिस्क है, फिर मैग्नेटिक टेप है ना। मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप आपका ऑक्सिलरी मेमोरी होता है। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो आपका होता है, टॉप पे जो होता है रजिस्टर होता है, फिर कैश मेमोरी होता है, फिर मेन मेमोरी होता है, फिर मैग्नेटिक डिस्क होता है। मैग्नेटिक डिस्क के बाद मैग्नेटिक टेप होता है सबसे नीचे, इसी को हम कैसेट टेप बोलते हैं। जो नीचे आप देख रहे हो कैसेट टेप बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे कि भैया सबसे टॉप लोएस्ट कौन होता है ना, हाँ लोएस्ट पूछा गया है, यहाँ पे लोएस्ट पूछा गया है। तो लोएस्ट इनमें कौन होगा, टॉप पे होगा, टॉप पे होता है, इसके बाद ये होता है, उसके बाद तीसरे नंबर पे ये होता है, ये वाला सबसे लोएस्ट होता है, ये सेकेंडरी मेमोरी। अरे भाई ये हमारा क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी जो है, ये ऑक्सिलरी मेमोरी जो है इसी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं ना। सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, बैकअप मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, बहुत नाम से जानते हैं। ठीक है, पक्का ना, आगे बढ़े चलो। Which of the following is used between CPU and RAM to speed up the processing power of a CPU? दिए गए विकल्प में प्रोसेसिंग पावर, सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए सीपीयू और रैम के बीच में किस डिवाइस का या किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। सीपीयू और रैम के बीच में किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है, क्या करने के लिए, सीपीयू की स्पीड को तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए, ताकि सीपीयू तेजी से काम करे। देखो ये हमारा कैश मेमोरी होता है। देखो यहां पे मान लीजिए जैसे क्या है, यहां पे हमारा सीपीयू है, ठीक है, और यहां पे क्या है, यहां पे हमारा रैम है। अब क्वेश्चन ये बनता है, हमारा जो सीपीयू होता है वो करता क्या है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो रैम से डेटा लिया और सीपीयू के पास आया, तो होता क्या है, जब सीपीयू मान लीजिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया और उसके पास डेटा अभी तक नहीं पहुंचा, तो वेट करता है सीपीयू, नेक्स्ट जो डेटा है उसके आने का वेट करता है। तब तक सीपीयू वेट करेगा और उसकी वेट करने की वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, मतलब टाइम लगता है। ठीक है, तो एक बीच में कॉन्सेप्ट आता है कैश मेमोरी का। ये क्या करेगा पता है, ये डेटा को पहले क्या करेगा, यहां से उठा के अपने पास रखेगा, फिर यहां से यहां भेजेगा, यहां से यहां। समझो ऐसा, मैं आपको समझा दूं, जैसे आप घर बनवा रहे हो, आप घर के मालिक हो, ओनर हो, और आप घर पे काम चल रहा है, लेबर काम करते हैं और जो मिस्त्री हैं वो घर बना रहे हैं। ठीक है, तो मिस्त्री क्या करते हैं, ईट वगैरह लगा रहे हैं, मसाला वगैरह लगा रहे हैं, घर बन रहा है आपका, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आपने देखा कि मिस्त्री बैठा हुआ सुट्टा मार रहा है बैठ के, है ना, और खैनी खा रहा है, सुट्टा मार रहा है, जो भी कह सकते हो आप, और जो है तो आपने पूछा भाई साहब, आप चूंकि मालिक हो तो आप पूछा भाई साहब बैठे क्यों हो, तो ये मिस्त्री है जो घर बनाता है। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ सीपीयू, तो वो कहा भाई साहब मेरे पास तो ईट मसाला है ही नहीं, खत्म हो गया है। तो आपने देखा लेबर बेचारा दूर से लाने गया था, तो इससे क्या था कि लेबर लेकर आया, ईट मसाला रखा, तब तक ये यूज़ कर लिया, बना दिया, तो वेट कर रहा है, ये इंतजार कर रहा है। तो इससे इसकी जो अभी पैसा आप दोगे तो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वहाँ का। ठीक है, तो आपने क्या किया, बीच में एक और मजदूर हायर कर दिया। अब एक मजदूर लेकर आएगा, जैसे यहाँ रखेगा तुरंत ये इसको भेज देगा, फिर जैसे यहाँ से उठाएगा यहाँ पे, फिर अपने पास रखे रहेगा, जैसे ये काम कंप्लीट करेगा, फिनिश करेगा, तुरंत यहाँ रख देगा इसके पास। मतलब इसको वेट नहीं करने देगा, सीपीयू को वेट नहीं करने देगा, ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप यूटिलाइज कर सको, आप उस पर जो काम कर सको आप अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा कैश मेमोरी होता है। अच्छा, कंप्यूटर में कैश मेमोरी को एक नाम से और जानते हैं। कंप्यूटर में कैश मेमोरी को हम SRAM के नाम से जानते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारा कैश मेमोरी होता है
कंप्यूटर में उसी को हम स्टैटिक रैम कहते हैं। ठीक है जी, चलिए। डेटा इन रैम आर, रैम में डेटा क्या होता है? वोलेटाइल इन नेचर होता है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है, बोथ होता है, नन ऑफ दीज। अभी मैंने बताया था, आप लोगों को समझाया था, थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि डेटा जो होता है रैम में क्या होता है पता है? तो वो वोलेटाइल इन नेचर होता है। क्या होता है? जो नेचर, उसकी जो प्रकृति होती है, वो प्रकृति आपकी क्या होती है? वोलेटाइल होती है, यानी कि अस्थायी होती है। जब तक पावर ऑन है, काम हो रहा है, डेटा वहां बना रहेगा। जैसे ही पावर ऑफ होगा, आपका जो है काम खत्म होगा, डेटा विल बी लॉस्ट फ्रॉम रैम। ठीक है जी, चलो। द बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज द, आपको बताना है हमारे कंप्यूटर में एक बॉक्स होता है जिसमें कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स, उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? द बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज द, उस बॉक्स को हम सिस्टम यूनिट या कैबिनेट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उस बॉक्स को हम सिस्टम यूनिट या कैबिनेट के नाम से जानते हैं। आपको पता है ये हमारा जो होता है एक सिस्टम यूनिट होता है। इसी के अंदर आपको क्या दिखेगा? इसी के अंदर आपको हार्ड डिस्क ड्राइव दिख जाएगा, इसी के अंदर आपको कूलिंग फैन दिखेगा, कूलिंग फैन दिखेगा, इसी के अंदर कूलिंग फैन दिखेगा, इसी के अंदर बड़ा सा आपको पीसीबी दिखेगा, पीसीबी दिखेगा। और पीसीबी का मतलब क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या इसी को आप मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं, मदर बोर्ड के नाम से जानते हैं। ये पीसीबी या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है, इसी को आप क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। इसी के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव दिखेगा आपको सिस्टम यूनिट के अंदर, इसी के अंदर कूलिंग फैन दिखेगा, इसी के अंदर आपको एसएमपीएस दिखेगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसी के अंदर आपको स्लॉट्स दिखेंगे, एक्सपेंशन स्लॉट्स दिखेंगे। जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं वो सारे स्लॉट्स दिखेंगे आपको, स्लॉट्स दिखेंगे, ये सारा दिखेगा आपको। ठीक है। अच्छा, मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर का हार्ट कहलाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। वहीं सीपीयू क्या कहलाता है? सीपीयू हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। कंप्यूटर में सीपीयू कहां होता है दोस्तों? कंप्यूटर में सीपीयू कहां होता है पता है आपको? जो ये मदरबोर्ड आप देख रहे हो ना, इसी मदरबोर्ड पर हमारा सीपीयू होता है। जो मदरबोर्ड होता है, इसी मदरबोर्ड पर सीपीयू होता है। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अ माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग क्यों किया जाता है? मतलब कहां पे यूज होता है? कहां पे यूज होता है? पर्सनल कंप्यूटर में, इनियाक में, मिनी कंप्यूटर में, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहते हैं पता है आपको? माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें माइक्रो, जो मतलब माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं, क्वेश्चन ये बनता है। माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है ना। माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है। ये जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर इसी में यूज होता है। और पीसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग लैपटॉप के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम पाम टॉप के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम, हमारा ये सारा कंप्यूटर क्या कहलाता है? माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है, माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। फादर ऑफ पीसी कौन है पता है? ईडी रॉबर्ट साहब। ईडी रॉबर्ट साहब जो है पर्सनल कंप्यूटर के जनक हैं। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स वेबेज हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग हैं, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी हैं, वैसे फादर ऑफ पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर ईडी रॉबर्ट साहब हैं। अच्छा लग रहा है सेशन आपको? पसंद आ रहा है? पक्का ना? तो लाइक शेयर करना है। बिना लाइक शेयर करने आपको क्लास में एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, लाइक शेयर करना है और क्लास करनी है, लास्ट तक क्लास करनी है। और आपको आंसर भी देना है, कितने क्वेश्चंस आप जो है अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या आंसर। लास्ट में आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सर इतने क्वेश्चंस में से मेरा इतना सही हुआ। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। टू लोकेट अ डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज, बताइए भंडारण के लिए डेटा आइटम का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? फेच करते हैं, फील्ड करते हैं, फीड करते हैं, डेटाबेस करते हैं। बताइए, आंसर दीजिए। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। टू लोकेट अ डेटा आइटम फ्रॉम स्टोरेज इज, मैंने आप लोगों को आज या कल किसी क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या था? प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू। पता है आपको? प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू, प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू कितने होते हैं? तो प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
पहले तो फेच करना होता है, फेच करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद डिकोड करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद स्टोर करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद भी फेच करता है। ये प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू कहलाता है, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, स्टोरिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, फेच हो जाएगा। आप समझो, ऐसे समझो आप, जैसे बहुत ही बेसिक और रियल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूं। कभी किसी से आपका नैन से नैन लड़ा है, वो कहते नहीं नज़र से नज़र लड़ना, मिलना है। तो जब किसी से आपकी मुलाकात होती है तो पहले नज़र से नज़र मिलता है, तो उसे कहते हैं फेच करना। आपने उसे फेच किया, ठीक है, मतलब नज़र से नज़र मिला, आपने फेच किया। अब आप आगे स्टेप बढ़ाओगे, स्टेप में आप बातें करोगे, समझोगे आप, तो डिकोड करोगे आप। मतलब डिकोड करने का मतलब होता है कि उससे बात करोगे, समझने का प्रयास करोगे, वो आपको समझेगी, आप उसे समझोगे, हैं? समझो मेरी बात, मैं बहुत ही रियल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने फेच कर लिया नज़र से, फिर आपने बातचीत स्टार्ट किया, डिकोड किया, समझ में आ गया। फिर जब समझ में आ गया तो आपने एग्जीक्यूट कर लिया, चलो भाई आगे स्टेप बढ़ाते हैं, अपना आगे चलते हैं लाइफ में। तो आपने एग्जीक्यूट कर लिया, और जब एग्जीक्यूट हो गया तो आपने स्टोर कर लिया, मतलब आप सेटल हो गए फाइनली, चलो भैया तुम्हारे साथ हम जिंदगी अपना जो है जी लेंगे, हैं। तो वो हो गया आपका स्टोर करना। तो ये होता है प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू। मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ रियल लाइफ का, ठीक है, बस वही चीज है। तो प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू 4 होता है। फेच करना मतलब देखना, प्राप्त करना, फिर डिकोड करना मतलब उस फॉर्म में समझना सीपीयू के, फिर यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करना, जब समझेगा तो एग्जीक्यूट करेगा, जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसको स्टोर कर देगा, ठीक है। ये चीजें थी, समझ में आया? एग्जाम्पल अच्छा लगा? चलिए बहुत बढ़िया। अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड इज, आ गया क्वेश्चन। वह डिवाइस जो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मस्ट, क्या बोला? वह एक उपकरण जो मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। मस्ट कंटेन यूजिंग रिबन केबल, कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस, कॉल्ड एन एडजस्टेंट डिवाइस, कॉल्ड एन एक्सटर्नल डिवाइस। इसका आंसर बताइए। सभी लोग आंसर देंगे इतने हमारे वेरी गुड। दोस्तों कंप्यूटर के टर्म में आपने पढ़ा होगा पेरिफेरल डिवाइस के बारे में, बोलो पढ़ा है? पेरिफेरल डिवाइस जो होता है, बिल्कुल यहां पे आंसर हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल का मतलब हालांकि वही होता है, एक्सटर्नल ही होता है, लेकिन यहां पे जो वर्ड यूज करते हैं वो पेरिफेरल यूज करते हैं। मतलब कि आपने बाहर से डिवाइस लगाया, पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। देखो जो जितने भी इनपुट डिवाइस हैं, जितने भी इनपुट डिवाइस हैं वो पेरिफेरल होते हैं, जितने भी इनपुट डिवाइस हैं वो पेरिफेरल होते हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं वो पेरिफेरल होते हैं, जितने भी स्टोरेज डिवाइस हैं, जितने भी स्टोरेज डिवाइस हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं वो पेरिफेरल होते हैं। तो इनपुट डिवाइस पेरिफेरल होता है, आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल होता है, स्टोरेज डिवाइस पेरिफेरल होता है, जिनको हम बाहर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं सर एक्सटर्नल डिवाइस, लेकिन नहीं, हम लोग पेरिफेरल बोलते हैं ना कंप्यूटर के टर्म में। मैंने बोला कि हम पेरिफेरल यूज करते हैं वहां पे। तो जो कंप्यूटर से मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है उन सारे डिवाइस को हम बाहर से पेरिफेरल के नाम से जानते हैं, ठीक है। द इंडिटेशंस ऑन सीडीज एंड डीवीडीज आर कॉल्ड, आपको बताना है सीडी और डीवीडी पर जो इंडिटेशन कहलाता है उसे हम क्या बोलते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए आप लोग, बताइए भाई। तो जो इंडिटेशन कहलाता है सीडी डीवीडी पे दोस्तों, उसे हम पिट के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसे हम क्या कहते हैं? पिट्स के नाम। आपने देखा होगा हमारा जो डिस्क, आपने देखा होगा चमकता रहता है, जो हमारा सीडी डीवीडी कुछ ऐसे होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, तो वो हमारा पिट्स कहलाता है। पिट्स विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन 101 का पूरक होता है? आपको बताना है कि वंस कॉम्प्लीमेंट, 101 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 101 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर देंगे, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे सभी लोग आंसर देंगे। क्या हो जाएगा भाई, बताइए फटाफट। देखो ये क्वेश्चन किसका है दोस्तों? ये जो क्वेश्चन आपका है ना, ये क्वेश्चन किसका है? नंबर सिस्टम का है।
ये क्वेश्चन दोस्तों नंबर सिस्टम का है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो जैसे 101 आपने लिखा तो ये तो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। क्या है ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। हमें वंस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करना है तो 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। 0 1 0 ऑप्शन में है क्या, आंसर हो जाएगा। मैं आपको आगे से कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आपको। कॉन्सेप्ट में क्या है, एक नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में है। नंबर सिस्टम में हम लोग बाइनरी का डेसिमल, डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी का ऑक्टल, ऑक्टल का बाइनरी, बाइनरी का हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का बाइनरी और फिर कॉम्प्लीमेंट्स, ये सब पढ़ते हैं हम लोग डिटेल में। ये नंबर सिस्टम का पोर्शन होता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम बता देंगे आपको ये वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट भी होता है। जैसे बाइनरी में वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बताएंगे डिटेल में, ठीक है। पेरीफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स एंड मॉनिटर्स आर कंसीडर्ड टू बी, देखो आ गया, जो पेरीफेरल डिवाइस हमारा होता है, प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, उसे हम क्या समझते हैं। जो हमारा पेरीफेरल डिवाइस जो ये होता है मॉनिटर, प्रिंटर, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग हार्डवेयर ही तो बोलते हैं भाई, हार्डवेयर बोलते हैं। अच्छा प्रिंटर क्या होता है और मॉनिटर, हार्डवेयर तो होता ही होता है, लेकिन आउटपुट डिवाइस दोनों होता है ना, दोनों आउटपुट डिवाइस होता है। अरे भाई जो प्रिंटर होता है वो हमको हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देता है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में हमको आउटपुट देता है ना। और जो मॉनिटर होता है ये हमको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देता है, हमको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देता है। तो प्रिंटर, मॉनिटर हमको हार्ड सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, जैसे मुझे देख रहे हो मॉनिटर के बेस पर आप देख रहे हो ना, मॉनिटर के फॉर्म में देख रहे हो मुझे आप, सॉफ्ट कॉपी के, मुझे टच नहीं कर सकते आप, केवल फील कर सकते हो। प्रिंटर क्या करता है, वो हार्ड कॉपी निकाल देता है, मतलब प्रिंट आउट दे देता है, ठीक है। ये होता है। Which of the following printer is typically used in large computer system? आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रिंटर होता है जो लार्ज कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है। सभी लोग आंसर देंगे, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं सभी लोग आंसर देंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिस्टम की बात कर रहा है वो, तो भाई साहब देखो लार्ज कंप्यूटर सिस्टम में अगर बात करें, लाइन प्रिंटर जो होता है आपका, ये लार्ज कंप्यूटर प्रिंटर एक कंप्यूटर सिस्टम में लार्ज प्रिंटर की तरह काम करता है। लाइन प्रिंटर जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम में लार्ज प्रिंटर की तरह काम करता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को पढ़ने के लिए, सक्षम करने के लिए डिस्क को क्या कहा जाता है, मतलब where is the disk put to enable the computers to read। जो अपने कंप्यूटर में हम लोग डिस्क को रखते हैं वो कहां पर रखते हैं, डिस्क को कहां पर पुट करते हैं, कंप्यूटर में डिस्क को कहां पर रखते हैं। आंसर दीजिए आप लोग फटाफट सभी लोग। देखो दोस्तों जो डिस्क होता है आपका, क्या डिस्क जो होता है वो कहां रखते हैं, डिस्क ड्राइव में रखते हैं, डिस्क ड्राइव में, है ना। कहां रखते हैं, डिस्क ड्राइव में रखते हैं। बोलो क्लियर है। चलो भाई, Which of the following is not a hardware of computer? इनमें से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विंडोज, कीबोर्ड, मॉनिटर। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। दोस्तों आपको पता है जो विंडोज होता है ये विंडोज कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड हार्डवेयर होता है, मॉनिटर हार्डवेयर होता है। जो विंडोज होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस होता है, ठीक है। और किस कंपनी का ओएस है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओएस है, ठीक है जी। परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर यूजेस व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शंस आर कंटेन्ड इन। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। अस्थायी निर्देश जो कंप्यूटर चालू होने पर उपयोग करता है और जिसे अन्य निर्देशों द्वारा नहीं बदला जा सकता है, वो किसमें निहित होता है, उसमें क्या निहित होता है, वो कौन सी मेमोरी है। जब कंप्यूटर बनाया जा रहा होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में मैन्युफैक्चरर के द्वारा एक परमानेंट मेमोरी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता है। उस मेमोरी का नाम रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है जी। तो रीड ओनली मेमोरी में वो सारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को ऑन करने में हेल्प करते हैं। जैसे बायोस का नाम सुना है आप लोगों ने, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आता है एग्जाम में क्वेश्चन। बायोस का फुल फॉर्म, बायोस क्या होता है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो कि
हमारा जो सिस्टम ऑन होता है जब, और जो बूट करता है ओएस जो होता है वो हार्ड डिस्क से रैम पर लोड होता है, उसी प्रोसेस को बूटिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या है? रैम वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में डिफरेंस क्या होता है? वोलेटाइल मतलब अस्थायी, जिसमें डेटा डिलीट हो जाएगा, काम खत्म, डेटा डिलीट, लाइट बंद हो गया, पावर ऑफ हो गया, डेटा डिलीट। रोम में ऐसा नहीं होता, रोम में परमानेंट डेटा स्टोर रहता है। रोम भी 3 प्रकार के होते हैं। रोम कितने प्रकार के होते हैं? रोम 3 प्रकार के होते हैं। एक पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक ईपी रोम होता है, और एक डबल ईपी रोम होता है। डबल ईपी रोम होता है। तो पी रोम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ईपी रोम में डेटा को अल्ट्रा, इसे यूवीपी रोम बोलते हैं, इसे यूवीपी रोम भी बोलते हैं। यूवीपी रोम मतलब अल्ट्रावायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अल्ट्रावायलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ईपी रोम होता है उसमें स्टोर किया गया डेटा जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज से इरेज कर सकते हैं, ठीक है। डबल ईपी रोम में डेटा को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं, ठीक है। और पी रोम को हम इरेज नहीं कर सकते हैं, पी रोम को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन एंड रिजेंबली इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है ये, क्वेश्चन आपका नेटवर्किंग का है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया भाई क्वेश्चन में? होता है सेगमेंटेशन, जो आपका होता है, जो रीअसेंबली होता है, उसके लिए जिम्मेदार है ओएसआई मॉडल का चौथा लेयर, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। चौथा लेयर कौन सा होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा चौथा लेयर होता है ओएसआई मॉडल का। मैं आगे आपको ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ा दूंगा। 7 लेयर होते हैं ओएसआई मॉडल में। कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। लेयर का नामकरण नीचे से ऊपर, मतलब काम जो होता है बेसिकली नीचे से ऊपर, नीचे का लेयर जो होता है सबसे फर्स्ट लेयर कहलाता है। फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा, पांचवा, छठवां, और लास्ट लेयर जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर, 7वां लेयर कहलाता है। आपने एक ट्रिक सुना होगा, नहीं सुना है बता दे रहा हूं मैं आपको, मैंने खुद बनाया है। पापा दादा नाना ट्रेन से पहुंचे अयोध्या। तो पापा का पी फिजिकल लेयर पहला लेयर है, दादा का डी डेटा लिंक लेयर दूसरा लेयर है, नाना का एन नेटवर्क लेयर तीसरा लेयर है, ट्रेन का टी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रेन का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। ट्रेन का काम क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्ट करना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर है। से ट्रेन से सेशन लेयर है, पांचवा लेयर है। और छठा लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर है। छठा लेयर पहुंचे का पी, और अयोध्या का ए, चूंकि मैं अयोध्या से हूं तो अयोध्या का ए एप्लीकेशन लेयर है, लास्ट लेयर है ओएसआई मॉडल का। तो ओएसआई मॉडल भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ओएसआई में 7 लेयर होते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन फुल फॉर्म होता है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करके बताएंगे आपको डिटेल में, ठीक है। When you forget to separate the 2 cell references correctly, then you shall receive this error is called। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, एक्सेल का क्वेश्चन है ये। एक्सेल में क्या पूछा गया आपसे? When you forget to separate the 2 cell references correctly, then you shall receive this error is called। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? आइए मैं आपको पहले कुछ एरर के बारे में बता दूं, फिर इसका आंसर आप दीजिए, खुद ही दे देंगे आप। पहले मैं आपको कुछ एरर के बारे में बता दूं, जब एरर के बारे में आप जान जाएंगे तो आप खुद ही आंसर दे देंगे एरर के बारे में। एरर मतलब क्या होता है? त्रुटि होता है। एरर मतलब त्रुटि होता है दोस्त, त्रुटि है ना। एरर का मतलब होता है त्रुटि। अब देखो हैश एरर क्या होता है, हैश नेम एरर क्या होता है, हैश वैल्यू एरर क्या होता है, हैश डिआईवी एरर क्या होता है। देखो ये आपका जो है नल एरर क्या होता है, ठीक है। और यहां पे जो है एक हैश रेफरेंस एरर होता है। देखो एक क्वेश्चन आ गया ना, ये हैश नल एरर जो होता है ये वाला, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एरर व्हेन यू फॉरगेट टू सेपरेट द 2 सेल रेफरेंसेस करेक्टली, देन यू शैल रिसीव दिस एरर। जैसे दोस्तों आपने सेल मतलब क्या होता है पता है? जैसे हमारा ये सीट होता है, एक्सेल का सीट होता है, ये सीट होता है एक्सेल का, ठीक है जी, ये सीट होता है। आपको पता है ए बी सी डी, फिर 1 2 3, ये हमारा क्या होता है? कॉलम होता है, ये हमारा रो होता है, वर्टिकल कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल रो होता है। आपको पता है जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, A1 फिर डैश, कॉमा मतलब कॉमा, फिर A2 कॉमा, A3 कॉमा, A4 कॉमा, ऐसे करते हैं।
तो कॉमा जो आपका होता है इससे हम अलग कर रहे हैं सेल को। लेकिन मान लीजिए हम अलग नहीं करते, हम अलग करते ऐसे करते A1 A2, तो गलत है, ये गलत है, फिर एरर आएगा आपके पास। जब आप दो सेल को प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं कर, सेपरेट मतलब अलग करना, सेपरेट करना भूल जाते हो तो उस एरर को क्या बोलते हैं, हैश नल एरर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एरर हैं, हम आपको एरर के बारे में बताएंगे आगे, परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखो यहाँ पे जो है, एक मिनट रुकिए जरा, यहाँ पे हल्का सा वाइट, ठीक है अब आ गया। देखो यहाँ पे क्या है कि हैश एरर क्या होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हैश नल एरर। क्या हो जाएगा, हैश नल एरर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हैश रेफ एरर होता है, हैश नेम एरर होता है, हैश div एरर होता है, ये सारे एरर के नाम है। हैश आपके एक्सेल में दिखता है सेल में, जब आपका कॉलम बहुत नैरो होता है। This is one of the most common types of easiest to tackle error. Basically, it is not a formula-based error, but occurs when the width of the column is too small. ये कोई फॉर्मूला पर आधारित एरर नहीं है, मतलब फॉर्मूला आप गलती कर रहे हो ऐसा कोई एरर नहीं। ये ऐसा एरर है कि आप जब कुछ लिखते हो अपने एक्सेल में, चूंकि आपको पता है कॉलम जो होता है उसकी चौड़ाई होती है और रो की हाइट होती है। अरे भाई, आप जब ऐसे बनाते हो, आप जब ऐसे करते हो तो कॉलम है ना, तो कॉलम की चौड़ाई होगी, और जब रो बनेगा तो रो की हाइट होती है ना भाई। तो कॉलम की चौड़ाई पतली है, कॉलम इज टू नैरो। जब कॉलम बहुत नैरो है, कॉलम इज टू नैरो, कॉलम इज स्मॉल, कॉलम इज टू नैरो, कॉलम इज स्मॉल, उसमें हैश एरर हमारे सामने दिखता है एक्सेल में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सेल में हैश एरर कब दिखता है, जब कॉलम बहुत संकीर्ण होता है, नैरो होता है, स्मॉल होता है। नेम एरर कब आता है, हैश नेम एरर कब आता है, दिस एरर अराइजेस व्हेनेवर एक्सेल इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज टेक्स्ट इन द फॉर्मूला। आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो, मान लीजिए आप ऐसे यूज कर रहे हो सम, और सम फॉर्मूला जोड़ने वाला है, आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया, मान लीजिए ए ऐसे लिख दिया आपने, ए ऐसे लिख दिया आपने, कुछ गलत मतलब गलत लिख दिया आपने। जब इसके अंदर आप गलत लिख रहे हो ना, तो उसको समझ नहीं पा रहा है, वो एक्सेल समझ नहीं पा रहा है, तो हैश नेम एरर देता है, मतलब हैश नेम एरर देता है उस केस में। हैश वैल्यू एरर कब आता है, Excel shows a value error whenever the variable mentioned in the formula is wrong। यानी आपने जो फॉर्मूला के अंदर कुछ वेरिएबल मेंशन किया है, मान लीजिए आपने कुछ जोड़ने के लिए आपने लिखा 2 और प्लस राम। अब बताइए 2 राम जुड़ेगा क्या, मतलब 2 प्लस क्या लगा दिया, प्लस तो जब ऑलरेडी सम है ये। अगर यहाँ पे 2 और 2 आप लिख दिए होते, ऐसे लिखे होते आप, ऐसे 2, ठीक है, ऐसे आपने डैश कॉमा से लगाए होते, कॉमा और सम ब्रैकेट 2,2, तो आंसर 4 आता। लेकिन यहाँ पे राम लिखा है, तो राम वैल्यू एरर, आपने गलत वैल्यू पास कर दिया ना, आपने गलत वैल्यू पास कर दिया है। ठीक है, हैश div एरर कब आता है, जब आप किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हो, जब किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हो। दिस इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर, इसे याद रखना बड़ा आसान होता है। व्हेन यू अटेम्प्ट टू डिवाइड अ नंबर बाई 0, यू विल बी कम अक्रॉस द हैश div एरर। जब आप 0 से डिवाइड करते हो किसी नंबर को, तो हैश div एरर आता है, ध्यान दीजिएगा। हैश नल एरर कब आता है, जब कॉलम नैरो होता है, उस केस में हैश, क्योंकि उसमें पूरा जो आपने लिखा है उस कॉलम में पूरा फिट नहीं हो रहा है, वो जब फिट नहीं हो रहा है तो हैश नल एरर आ गया आपका। हैश रेफरेंस एरर कब आता है, जब आप गलत रेफरेंस देते हो। व्हेन योर फॉर्मूला कंटेन्स सम इनकरेक्ट सेल रेफरेंस, देन यू सेल अ रेफरेंस एरर, यू सेल रिसीव अ सी रेफरेंस एरर। दिस मेनली हैपेंस व्हेन यू मिस्टेकली डिलीटेड एनी रो और कॉलम। जैसे कोई रो और कॉलम आपने डिलीट कर दिया है, कोई रो कॉलम डिलीट कर दिया, फिर भी उसको आप यूज कर रहे हो अपने एक्सेल में, तो जब वो कॉलम एग्जिस्टिंग नहीं कर रहा है, वो रो एग्जिस्टिंग नहीं कर रहा, तो उस केस में कौन सा एरर आएगा, हैश रेफरेंस एरर आएगा, हैश रेफ एरर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो ये कुछ एरर की कॉमन टाइप है, एक्सेल में यूज होते हैं, तो आंसर यहाँ पे नल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। Assume 10 devices are arranged in a fully connected mesh topology. How many input-output ports must each device have? मान लें कि आपके पास 10 डिवाइस है पूरी तरीके से, जो कि इंटरकनेक्टेड है मेश टोपोलॉजी में। तो आप बताना टोपोलॉजी में व्यवस्थित जो होता है सिस्टम, प्रत्येक डिवाइस में कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट होंगे। देखो, जैसे मेश टोपोलॉजी क्या होता है, मेश मतलब जाल होता है, ये हमारा मेश टोपोलॉजी क्या होता है पता है, मेश टोपोलॉजी मतलब जाल होता है, ये टोपोलॉजी आगे बताऊंगा आपको मैं। टोपोलॉजी इज अ फिजिकली और लॉजिकली लेआउट ऑफ नेटवर्क। टोपोलॉजी प्रोवाइड्स अ वे ऑफ कनेक्टिविटी। टोपोलॉजी जो होता है वे ऑफ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। टोपोलॉजी क्या होता है, वे ऑफ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, सब टोपोलॉजी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे हम। तो बेसिकली मेश टोपोलॉजी, मेश मतलब हिंदी में पता है क्या होता है, मेश का मतलब हिंदी में जाल होता है, जाल। तो उसने ये कहा है, जैसे अगर मान लीजिए पूछता मैं
10 की जगह 4 होता। 4 डिवाइस हैं आपस में कनेक्टेड हैं, बताइए कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट होंगे? तो आप कहते हैं सर एक पोर्ट, एक कनेक्टेड, 2 3 4 5 6। तो आप आराम से निकाल सकते थे, आप कहते हैं 6 होता है। लेकिन जब लंबा पूछ ले 10 डिवाइस हैं तो एक फॉर्मूला होता है n(n-1) डिवाइड बाई 2। n जो है 10, n की वैल्यू क्या है? 10 है। 10 डिवाइड बाई 10, 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 2 पंचे 10, 10 में से 1 गए कितना हो जाएगा? बोलो, 10 में से 1 गए 9, तो 9 बचे 45, 45 आपका आंसर आ जाएगा। 45 आपका आंसर हो जाएगा, देख लो आप, मतलब ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 2 पंचे 10, 10 में से 1 गए 9, 9 बचे 45, 45, चूंकि ऑप्शन में नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा टोपोलॉजी से है, ठीक है जी। Which topology is used in IEEE 802.3? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। कौन सी टोपोलॉजी जो है वो IEEE 802.3 यूज करता है? बहुत प्यारा सा प्रश्न, इसका आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिएगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। देखो IEEE 802.3 जो है ना वो एक स्टैंडर्ड है। IEEE 802.3 क्या है? एक स्टैंडर्ड है, और ये आपका जो होता है बस टोपोलॉजी यूज करता है, बस टोपोलॉजी यूज करता है। IEEE 802.3 जो है ये आपका बस टोपोलॉजी यूज करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। बाइनरी इक्विवेलेंट, ये 99.85 डेसिमल है, इसका बाइनरी निकालना है, बताइए बाइनरी क्या होगा? 99.85 हमारा डेसिमल है, इसका बाइनरी, तो बता दूं मैं आपको ट्रिक। देखो 98 मतलब ऐसा ट्रिक निकालेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 64 32। देखो आप इसमें ये तरीका होता है निकालने का, नंबर सिस्टम कन्वर्जन हो आपका, मैं जब कन्वर्जन पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा मैं। जैसे राइट हैंड साइड से हम क्या करते हैं, ये हम जब बाइनरी निकालते हैं, इसका बोला गया बाइनरी क्या होगा ना, तो पहले 99 का निकालेंगे, फिर 0.85 का बाद में निकालेंगे, पहले इसका 99 का निकाल लेते हैं। तो अब इसमें देखो 1 2 4 8 16 32 64 लिख दिया मैंने, इसमें 99 कहाँ है? इसमें 99 कहाँ है? तो 64 32 96, 96 2 98, 1 99, बचा 16 0 बटा 8, बचा 8 0 बचा 4 0। मतलब कि कहने का आशय ये है कि आप जो जुड़ेगा उसके नीचे 1 1 लिखेंगे आप, और जो नहीं जुड़ रहा है 99 को लाने में, उसके नीचे 0 0 लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? 0 0 लिखेंगे आप। फिर से रिपीट कर दूं, आप 99 लाने में जो नंबर जुड़ रहा है उसके नीचे 1 1, और जो नहीं जुड़ रहा है वहाँ 0 0 हो जाएगा। अब 0.85 है, 0.85 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 पंचे 10, 2 टे 16 1 17, यहाँ पे हो जाएगा क्या? 1, कैरी 1 जाएगा। ये तरीका होता है निकालने का, जो 0.85 का। फिर 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 7 14 पॉइंट, मतलब जो 14 यहाँ पे आएगा, इस 1 को यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 8 16 17 आया था ना, तो 1 को यहाँ ना लिख कर यहाँ लिख दिया, इस 1 को यहाँ लिख कर यहाँ लिख दिया। फिर 2 शून्य शून्य 2 चौके 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 हो जाएगा। 2 शून्य शून्य 2 8 16, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 शून्य शून्य 2 6 12, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। फिर 2 शून्य शून्य 2 दूना 4, यहाँ भी 0 हो जाएगा। फिर 2 शून्य शून्य 2 चौके 8, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है ये। फिर आपका 2 0 0 2 8 16, देखो आप, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ पे, हमें आगे नहीं बढ़ना था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0.80 है, 0.80। अच्छा 0.40 पे हमें 40 आया था ना, तो क्या दिक्कत है? 40 तो आया ही था भाई, 2 दूनी 2 दूनी 4, यहाँ पे पॉइंट। अब 0.40 यहाँ आ गया, 0.40 यहाँ है, यहाँ पे है। तो अगर कोई वैल्यू रिपीट होती है तो ये छोड़ देते हैं उसको हम। नंबर सिस्टम में सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जब पॉइंट वाला आता है तो पॉइंट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो जैसे 99 का हम लोगों ने निकाल लिया, अब हमें निकालना है 0.85 का। ये 0.85 है, मल्टीप्लाई 2, 2 पंचे 10, 2 8 16, तो जो 1 यहाँ होगा 1 यहाँ आ जाएगा। फिर 2 0 0 2 6 12, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 2 0 0 2 दूना 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 2 0 0 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 2 0 0 2 8 16, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0.60 देखो यहाँ पे है 0.60, 2 8 16, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, 16 मतलब 1, ठीक है। यहाँ 0.60, यहाँ 0.60 है। अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे, यहाँ स्टॉप कर देंगे। और यहाँ पे ऊपर से नीचे, तो ऊपर ये जैसे क्या होता है, ऊपर से नीचे लिखते हैं, तरीका होता है। तो 1 1 0 0 और 1,
11,1,0,1 ये हमारा आंसर है। ये मैं समझा रहा था आपको 11,1,0,1। ऑप्शन में कहीं है क्या? ऑप्शन में नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज ये हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज। समझ में आया कि नहीं आया? कन्वर्जन है भैया ये, नंबर सिस्टम। ये मैंने क्या बताया आपको, डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन, ऐसे बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन। तो ये तो बड़ा आसान था 99, लेकिन 0.85 वाला ऐसे निकालते हैं हम लोग। ऐसे देखो, या तो 0-0 हो जाएगा तो छोड़ देंगे, ऐसा कुछ सीन बनता कि 0-0 हो जाता, यहाँ 0-0 हो जाता तब छोड़ते, या यहाँ पे 0.60 है, 0.60 यहाँ पे रिपीट हुआ है तो यहाँ छोड़ देंगे हम, ये होता तरीका, ठीक है। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रहा है तो छोड़ देंगे, या 0-0 हो जा रहा है तो छोड़ देंगे वहीं से, वहीं पे। ये ध्यान दीजिएगा, तरीका होता है करने का, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेटा ट्रांसफर इज स्लो? इनमें से डेटा ट्रांसफर स्लो किसमें होता है? इसमें से डेटा ट्रांसफर जो होता है स्लो किसमें होता है? इथरनेट में, वाईफाई में, IEEE 802.11 में, या बोथ BC? तो जो आंसर हो जाएगा आपका बोथ BC हो जाएगा, क्योंकि ये वाईफाई का मतलब क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। इथरनेट मतलब केबल की बात कर रहा है, तो केबल में फास्ट डेटा ट्रांसमिट होगा या वाईफाई में? आप बताइए मुझे, फास्ट डेटा ट्रांसमिट केबल में होगा या वाईफाई में? जाहिर सी बात है वाईफाई केबल में होगा, वाईफाई में नहीं होगा। और वाईफाई का स्टैंडर्ड है IEEE 802.3, IEEE 802.11 मतलब IEEE 802.11 वाईफाई का स्टैंडर्ड है। इथरनेट का स्टैंडर्ड क्या है? मैंने बताया था IEEE 802.3, ये इथरनेट का स्टैंडर्ड है, IEEE 802.3। तो आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। भैया समझ में तो आ रहा है ना? जो समझा रहा हूं समझ में तो आपको आ रहा है ना? थैंक यू माय फ्रेंड्स। तो भैया ये 26 क्वेश्चन, मतलब आपका अगर निकालोगे आप 26 क्वेश्चन लगभग जो है 100 के क्वेश्चन के बराबर है। ये 26 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बराबर है। क्यों? क्योंकि मैंने डिटेल में हर एक प्रश्न को एक्सप्लेन किया है ना? हर एक प्रश्न को, एरर एक्सेल में क्या होता है, ऐसे सारी चीजें, अलग अलग नेटवर्किंग क्वेश्चन आपका है, इंटरनेट का है, आपका हार्डवेयर का है, सॉफ्टवेयर का है, नंबर सिस्टम का है ना, मतलब OS का है, मेमोरी का है, हर एक पार्ट मैंने कवर किया है। आप देखोगे तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी कवर किया, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया, मैंने हिस्ट्री बताया कि भाई आपका IC क्या होता है, IC कब आया, पहला क्वेश्चन आज के सेशन का था IC वाला क्वेश्चन था, आप देखेंगे जब, है ना, पहला प्रश्न क्या है, ये IC वाला ही तो है, कहाँ गया? नहीं, अच्छा इसमें नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपका है। मान लीजिए मैक एड्रेस क्या होता है बताया मैंने, DVD क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया, ये सारा मैंने रैम मेमोरी के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है, ये सब DRAM क्या होता है, SRAM क्या होता है। तो मुझे लगता है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस बेहतरीन सेशन में। तो आज के लिए आपसे कल मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।